Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is oncological malignancy. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ पास्ट पेपर, क्योंकि एक ही सवाल आया है यहाँ से, नहीं बल्कि दो आया, लेकिन एक ही कह सकते हैं, वो है ALL. स्टार्ट करते हैं. एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. अब इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है. एक ही सवाल आया, 20-25 मरतबा आ चुका है सवाल, तो यहीं से यही सवाल आता है. तो जो ALL होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मलिग्नेंसी होती है. 2 से लेकर 3 साल वाले बच्चों में आपको देखने को मिलती होती है. मेल्स में ज़्यादा होती है, और नाम से लग रहा है एक्यूट, तो इसकी प्रेजेंटेशन एक्यूट होगी. लिम्फोब्लास्टिक, ओके, ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगी. और एक्यूट ल्यूकीमिया आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्यूट में जो होते हैं ना, ओके, ब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो बोन मैरो में 20% से ज़्यादा के होते हैं, जबकि क्रोनिक में ब्लास्ट 20 से आपको कम देखने को मिलेंगे. और जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उसमें एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, ग्रैन्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलते होते. अब इसमें होगा क्या, इसमें जो ट्यूमर्स होता है ना, वो लिम्फोब्लास्ट का ट्यूमर होता है. ओके, जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं वो नॉर्मल बोन मैरो को रिप्लेस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया देखने को मिलेगा. एनीमिया की वजह से बंदा पैलर हो जाएगा. ओके, अब WBC नहीं होगे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, टॉक्सिक लुक होगा, सही से मेगा कैरियोसाइट्स भी नहीं है तो ब्लीडिंग होगी. अच्छा, एक बात याद रख लेना, WBC एलिवेटेड है लेकिन सिर्फ ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं. और ये WBC जो आपके बड़े हुए हैं ना, ये किसी काम के नहीं है, ये बेकार WBC है. तो WBC ज़्यादा है लेकिन जो फंक्शनल WBC है वो कम है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, टॉक्सिक लुक है. और जो एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया, ये आपके लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट करेगा, तो लिम्फेडिनोपैथी, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली आपको देखने को मिल सकती होती है. और क्या होगा, बोन मैरो में हाइपरप्लेजिया बहुत ज़्यादा होता है, तो बोन मैरो एक्सपांशन की वजह से आपको बोन पेन भी देखने को मिलेगा. अब जो ALL है वो CNS को इन्वॉल्व करेगा. अगर CNS को इन्वॉल्व करेगा तो क्रेनियल न्यूरोपैथी होगी, वॉमिटिंग होगी, टेस्टिस को इन्वॉल्व कर सकता है. ठीक है. जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है ये दो टाइप का होता है, टाल और बाल. टाल का मतलब है T सेल एसोसिएटेड ALL, और बाल का मतलब है B सेल एसोसिएटेड ALL. तो जो टाल होता है ना, वो मीडियस्टिनल मैस करवाता होता है, जबकि बाल होता है वो बोन मैरो को इन्वॉल्व करता है. जो टाल होता है वो मीडियस्टिनल मैस करवाता है, तो वो सुपीरियर वीना कैवा सिंड्रोम भी करवा सकता होता है. क्लियर, ऑलमोस्ट आपने रट्टा मार लेना. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट हो जाएंगे. क्लियर. बोन पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अच्छा, इसकी 3 टाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है. L1 इसकी मोस्ट कॉमन टाइप होती है. ओके, और इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस BC का होता है, बेटर प्रोग्नोसिस है. बेटर प्रोग्नोसिस के लिए आपको 12-21 की ट्रांसलोकेशन चाहिए, ठीक है, या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम चाहिए. अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या 12-21 की ट्रांसलोकेशन होती है, ओके, बल्कि 12-21 को रट्टा मार लो, 12-21 की अगर ट्रांसलोकेशन होती है तो उसका मतलब है बेटर प्रोग्नोसिस होता है. क्लियर, तो उसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है. L2 में लिम्फोब्लास्ट होते हैं लेकिन उनका साइटोप्लाज्म अबंडेंट होता है और न्यूक्लियोलाइट काफ़ी प्रोमिनेंट होता है. और L3 ऐसे लिम्फोब्लास्ट होते हैं जिसमें जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और 1 और मोर न्यूक्लियोलाई होता है. दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, L1 मोस्ट कॉमन टाइप है, बेटर प्रोग्नोसिस है. क्लियर. इसके अलावा 12-21 की ट्रांसलोकेशन होती है. लिम्फोब्लास्ट छोटे छोटे होते हैं जिनका कोई साइटोप्लाज्म, कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता. L2 में लिम्फोब्लास्ट में अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं. L3 में लिम्फोब्लास्ट लार्ज होते हैं और आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई देखने को मिलता होता है. क्लियर. और इसमें जो म्यूटेशन होती है वो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज की वजह से होती है, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज की होती है. और अगर इसमें 12-21 की ट्रांसलोकेशन हो तो वो बेटर प्रोग्नोसिस होता है, और अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आ गया तो ये पुअर प्रोग्नोसिस होता है. ये सारे MCQs पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं, और ये डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है. आई थिंक इतने सारे MCQs पॉइंट मैंने बता दिया. तो स्टार्ट करते हैं ALL पे चलते हैं. तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या होता है. अच्छा, एक सिनेरियो पढ़ के बता दो तो कैसे अप्रोच करना है. 3 साल का है, 2 से लेकर 3 साल वालों में देखने को मिलता है. फीवर मतलब फंक्शनल WBC नहीं है. ब्रूजेस ऑल ओवर द बॉडी, दैट मींस प्लेटिलेट नहीं है. पेन इन द लेग, बोन मैरो की एक्सपांशन है. सिक लुकिंग है, वंस अगेन इन्फेक्शन है, WBC कम है, फंक्शनल WBC कम है. पेल है, एनीमिया है, ब्रूजेस ऑल ओवर द बॉडी, सर्वाइकल एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी हुई हुई है. HP कम है, WBC बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी 4 से लेकर 11,000 होते हैं, तो ये 63,000 है. प्लेटिलेट लगभग कह सकते हैं. ESR काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ALL आ जाएगा. अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती है. एप्लास्टिक एनीमिया, अब चूंकि पैनसाइटोपिनिया ना, तो सारे पैनसाइटोपिनिया वाले डिफरेंशियल ऐड कर लो. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इसमें पैनसाइटोपिनिया होता है. ITP में भी पॉसिबल है. एप्लास्टिक एनीमिया है, हाइपरस्प्लीनिज्म है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है, लिम्फोमा या न्यूरोब्लास्टोमा आ जाएगा. क्लियर. अब हम आ जाते हैं ALL की डायग्नोसिस के लिए. ओके, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवानी होती है. सबसे पहला टेस्ट क्या कराओगे, CBC कराओगे. CBC में क्या मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया होगा. MCV नॉर्मल होता है वैसे. पेरिफेरल स्मीयर कराओगे, उसमें आपको ब्लास्ट सेल मिलेगी और नॉर्मल क्रोमिक एनीमिया मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट है बोन मैरो बायोप्सी. बोन मैरो बायोप्सी कराओगे, 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स होते हैं. और बोन मैरो बायोप्सी के ऊपर आप फ्लो साइटोमेट्री कराओगे या साइटोजेनेटिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करवाओगे. चेस्ट एक्सरे है तो मीडियस्टिनल वाइडनिंग हो सकती है. क्यों, T सेल एसोसिएटेड ALL टाल की वजह से होती है. और CSF एग्जामिनेशन कराओगे टू रूल आउट CNS इन्वॉल्वमेंट. ये किसकी होती है, ये बाल करवाता है. क्लियर.
और थेरेपी को प्लान करने के लिए आप क्या क्या करवा लोगे, LDH है, LFT, RFT और कार्डिक फंक्शन करा लोगे, क्योंकि आपने कीमो देनी है इसमें, और कीमो आपके हर सेल्स को उड़ा देती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या होती है, मैंने पहले भी कहा था, पीड्स में आपने जब भी मैनेजमेंट लिखनी है आपने दो में डिवाइड करना होता है, सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक। सपोर्टिव में अगर अनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो, ब्लीडिंग है तो प्लेटलेट दे दो, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दो, बस साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ जाएगा। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर। अब ट्रीटमेंट में कीमो आ जाती है, कीमो है, और मेन जो ट्रीटमेंट है वो एलोजेनिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होती है। अब कीमो के 3 फेजेस होते हैं, इंडक्शन फेज, कंसोलिडेशन फेज और मेंटेनेंस फेज होता है। अब जो इंडक्शन फेज है उसका निमोनिक है CVP, इसमें CVP इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोफॉस्फोमाइड, और सी से एक और भी बनता है CNS प्रोफाइलैक्सिस, जो कि इंट्राथीकल मिथोट्रिक्सेट से देते हैं, V से विनक्रिस्टिन और P से प्रेडनिसोलोन है। कंसोलिडेशन फेज में आप CDE दोगे, C से सिटाराबिन, D से डोनारोबाइसिन और E से एटोपोसाइट है। और मेंटेनेंस फेज में आप MVP दोगे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है, M से मैरकेप्टोप्यूरिन, विनक्रिस्टिन और प्रेडनिसोलोन है। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। और एलोजेनिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके समझ लेना, ईजी करके। सही हो गया। या निमोनिक दोबारा बता देता हूँ, इंडक्शन फेज में CVP था, कंसोलिडेशन फेज में CDE था, और मेंटेनेंस में आपका MVP था। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसके गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होते हैं, मैंने कुछ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑलरेडी बता चुका था। अगर 12-21 की म्यूटेशन थी, मैंने कहा था इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। सही है। और अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं है तब भी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। या अगर यंगर एज है तब भी प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। या WBC 50 से कम है, इसने 20 लिखा हुआ है, वैसे बुक में 50 लिखे हुए हैं। ओके, या चलो ठीक है, WBC 20,000 ही कर लो। सही है। या CSF क्लियर है। ओके, यानी एज अगर 1 से लेकर 10 साल में है तो गुड प्रोग्नोसिस है। WBC 20,000 से कम है, मीडियस्टिनल मास नहीं है, CNS या टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन शॉर्ट मेटास्टेसिस नहीं है, L1 है, जिसका मैंने बताया था सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। कॉमन ALL, वैसे L1 ही कॉमन ALL होता है, फीमेल में अच्छा होता है प्रोग्नोसिस। ठीक हो गया। और रैपिड रिस्पॉन्स टू द इंडक्शन थेरापी है। इन सबको अपोजिट कर दो तो आपके पुअर वो बन जाएगी, कहने का मतलब है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर आ जाएगी। इसके बाद है कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट है। तो ये कीमो की कॉम्प्लिकेशन वगैरह पूछ रहे हैं, तो कीमो की कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है। कीमो की कॉम्प्लिकेशन में एक बात यल्टा मार लेना, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में जो आपकी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाएगी, आपकी हेयर स्किन डैमेज हो जाएगी, एलोपेशिया हो जाएगा, बोन मैरो डैमेज हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, GIT के सेल्स अफेक्टेड हो गए तो आपको GI अपसेट मिल सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, लेट कॉम्प्लिकेशन में चूंकि आपके ये जो गोनेड्स होते हैं उसको टारगेट करती है, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, शॉर्ट स्टेचर, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है, थायराइड डिसफंक्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को टारगेट करती होती है, और 2 और रट्टा मारने हैं, ओबेसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस है, और कीमो या रेडिएशन इस्तेमाल करने की वजह से सेकेंडरी मैलिग्नेंसी हो सकती है। सही हो गया। तो ऑलमोस्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मैंने कौन कौन से बताए थे, एज बताया था, एज मैंने कहा था 1 से लेकर 10 हो तो ये ठीक होता है। नंबर 2 WBC को देखना है, मैंने कहा था 20,000 से कम होना चाहिए। T सेल लिम्फोमा है उसका भी सही है, लेकिन मीडियस्टिनल मैस नहीं होना चाहिए। इंडक्शन थेरेपीज को रिस्पॉन्ड कर गया, या क्रोमोसोमल अब्नॉर्मैलिटीज है, एब्सेंस होनी चाहिए क्रोमोसोमल अब्नॉर्मैलिटी, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को ना होना चाहिए, और 12-21 की ट्रांसलोकेशन होनी चाहिए, CSF को क्लियर होना चाहिए, यंगर एज में होना चाहिए, तब इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। अब वो कह रहे हैं कि ALL का पेशेंट आ गया, हिस्ट्री में क्या सवाल पूछोगे, ये जो सिम्टम होते थे, एनीमिया, ब्लीडिंग कब से हो रही है, पैनसाइटोपिनिया के सिम्टम पूछेंगे, लिम्फेडिनोपैथी है, पेटिचिया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम है, CNS की इन्वॉल्वमेंट है, कोई टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चारा पूछ लेंगे, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम के सवाल भी पूछ लेंगे। तो ऑलमोस्ट ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा है। ठीक है। अब हॉजकिन लिम्फोमा में जो एज होती है इसमें भी एज 10 साल से नीचे देखने को मिलती होती है। अब हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ये लिम्फोमा मतलब ये एक्स्ट्रा नोडल या नोडल मैस बनाएगा। जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये लोकलाइज्ड होता है, सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, लोकलाइज्ड होगा, सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, पेनलेस रबरी मैस होगा, स्पेसिफिकली सुप्रा क्लेविकुलर या सर्वाइकल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा। अब इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होते हैं, लाइक फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस ओवर 6 मंथ होता है। और इसमें एक फीवर होता है जिसको बोलते हैं पेल एब्स्टीन फीवर। पेल एब्स्टीन फीवर का मतलब है फीवर 2 हफ्ते तक रहेगा, फिर 2 हफ्ते के लिए छुट्टी हो जाएगी, फिर दोबारा 2 हफ्ते तक फीवर आ जाएगा। जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है एब्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है, और ये रीड स्टम्बक सेल आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। तो क्या क्या हिस्ट्री में सवाल आपको मिलेंगे, एज 10 साल से कम होगी, लिम्फेडिनोपैथी होती है, पेनलेस होती है, सिंगल ग्रुप को इन्वॉल्व करेगा, लोकलाइज्ड होता है, फर्म होते हैं, रबरी होते हैं, सर्वाइकल सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करते हैं, मीडियस्टिनम में हो तो ट्रैके की कंप्रेशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा नोडल में भी वो हो सकते हैं, लेकिन छोड़ दो उसको। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाओगे, CBC कराओगे, एनीमिया, लिम्फोपेनिया, प्लेटलेट्स भी आपको कम देखने को मिलेंगे। सही है। LFT कराओगे तो LFT आपको डिरेंज देखने को मिलेंगे, सीरम कॉपर और सीरम फेरेटिन, ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है, प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए करते होते हैं। बाकी LFT RFT कर सकते हैं। बोन मैरो बायोप्सी या लिम्फ नोड बायोप्सी, मेरी लिम्फ नोड बायोप्सी लेते होते हैं, उसमें आपको रीड स्टमक सेल देखने को मिलते हैं। ओके, ये लार्ज बी सेल होते हैं जिनका आउल आई अपीयरेंस होता है। इमेजिंग में आप एक्सरे, CT स्कैन, हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, नेक का कराओगे और पेट स्कैनिंग कर लोगे फॉर स्टेजिंग पर्पस। क्लियर।
अब इसकी स्टेजिंग होती है, ओके, इसकी स्टेजिंग के लिए कहते हैं एन आर्बोर स्टेजिंग होती है। स्टेज 1 का मतलब है सिंगल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है। स्टेज 2 का मतलब है ओके, दो या दो से ज़्यादा लिम्फ नोड है ऑन द सेम साइड ऑफ डायफ्राम, ठीक हो गया। जबकि स्टेज 3 का मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स है लेकिन दोनों साइड्स पे है, ओके, डायफ्राम की दोनों साइड्स पे, एब्डोमेन की दोनों साइड्स पे है। और स्टेज 4 का मतलब है एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक हो गया। और हर स्टेज को आपने दो में डिवाइड करना होता है, ए एंड बी। ए का मतलब है कि कोई सिस्टेमिक सिम्टम नहीं है, और बी का मतलब है सिस्टेमिक सिम्टम्स होते हैं, बी सिम्टम्स होते हैं। वो क्या होते हैं? फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस ओवर द 6 मंथ्स। तो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हॉजकिन लिम्फोमा के डिफरेंशियल्स के अंदर जो आप वो डिफरेंशियल बताना है जिसमें आपको लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, लाइक टीबी है, सार्कोइडोसिस है, लिम्फोसिटिक लिम्फोमा या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है। क्लियर? अब एमसीक्यू पॉइंट पे आ जाते हैं, ओके। तो 4 साल का बच्चा है जिसको फीवर, पैलर, बोन पेन है, बोन पेन आ जाता है तो फिर आप एएलएल की तरफ जा सकते हो। हिपाटस सप्लीनोमेगाली है और टीएस के अलावा ज़्यादा हुआ है, 70% ब्लास्ट है, तो कंफर्मेशन के लिए बोन मैरो बायोप्सी कराओगे, फ्लोसाइटोमेट्री या मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट कर लोगे। कोआगुलेशन डिस्टर्बेंस इज कॉमनली सीन इन एएमएल की M3 टाइप में देखने को मिलती होती है। इसमें आपको और रोड्स देखने को मिलते हैं, ओके, क्लियर। और रोड्स आपको देखने को मिलती है, डीआईसी हो सकता है। जो M7 होता है वो डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, तो उसका बेस्ट आंसर क्या होगा? M3 AML, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया। 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है, डीआईसी होता है, और ये ठीक हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड से। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट डिस्कस कर लिया। M7 डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। हॉजकिन डिजीज जिसमें सिंगल सर्वाइकल है और बायलैटरल इंग्वाइनल लिम्फ नोड है और नो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट है। नो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट लाइक लीवर, बोन मैरो, तो स्टेज 4 तो निकल गया। लेकिन दोनों साइड पर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है, बायलैटरल है, तो स्टेज 3 पे आ जाएगा। बेस्ट प्रोग्नोसिस इन ल्यूकेमिया, तो जो बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है वो एएलएल का अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, मतलब ये ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर जाता होता है। और प्रोग्नोसिस वन सेकंड एज पर डिपेंड करेगा, यंगर एज है, डब्ल्यूबीसी पर डिपेंड करेगा, 50,000 से कम है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को नहीं होना चाहिए, 12-21 की ट्रांसलोकेशन होनी चाहिए, सीएसएफ को क्लियर होना चाहिए। एनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग है तो एएलएल बताया हुआ है। पैनसाइटोपिनिया है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एएलएल तो वो बोन मैरो बायोप्सी है। हॉजकिन लिम्फोमा के लिए कौन सी होती है? लिम्फ नोड बायोप्सी होती है। और स्टेजिंग क्या होगी? अगर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है और स्प्लीनोमेगाली है, ठीक है, ओके, अगर स्प्लीनोमेगाली है और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है तो स्टेज 3 बता रहा है, एक्स्ट्रा नोडल नहीं, एक्स्ट्रा नोडल तो लीवर और बोन मैरो होती है। अच्छा, स्टेज 3 के अंदर ना बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर बायलैटरल होता तो स्टेज 3 हो जाता। इन्वेस्टिगेशन फॉर एएलएल तो बोन मैरो बायोप्सी होती है, ओके, एएलएल में बोन मैरो बायोप्सी करा लेते हैं। सुप्रा क्लैविकुलर मैस है, एक्सिलरी और इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल रही है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली नहीं है, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर एएलएल तो वो बोन मैरो बायोप्सी होती है। और बेस्ट प्रोग्नोसिस एक्यूट ल्यूकेमिया में एएलएल का ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एज होता है और टीएलसी होता है। इसके अलावा कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज या सीएसएफ को देख लेते हैं। कोआगुलेशन प्रॉब्लम लाइक डीआईसी आपको M3 AML में देखने को मिलता है, जिसको एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया कहते हैं। 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड को रिस्पॉन्ड कर जाता है, डीआईसी करवा देता है। अगर लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट दोनों साइडों, डायफ्राम के दोनों साइडों पे है तो वो होता है एन आर्बोर स्टेजिंग टाइप 3। और अगर एक्स्ट्रा नोडल होती लीवर बोन मैरो के अंदर तो वो स्टेज 4 था।